Now we are starting the last topic of chapter number 5 which is angular momentum. हमने लास्ट क्लासेस में टॉर्क और इक्विलिब्रियम दोनों ही टॉपिक कवर कर लिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। एक चीज़ आपने पढ़ी है चैप्टर नंबर 3 में, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में और मैट्रिक में भी आपने पढ़ी है, विच इज मोमेंटम, जिसको आप लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए अगर आपको लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एंगुलर मोमेंटम भी आपको समझ में आ जाएगा। वैसे हम एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं विद अ कैपिटल लेटर ऑफ एल। एल इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं हम P से, और वो बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। आपको पता है मोमेंटम आपको बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मोशन बाकी है, और ये चीज बताने के लिए फिजिक्स में तो जो दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं कि वो ये बताएं कि इस ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है कि नहीं, वो एक मास के जरिए बताते हैं आप और एक वेलोसिटी के जरिए बताते हैं आप। इसका मतलब कहीं पे भी आपको मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट नजर आएगा तो आप कहेंगे ये मोमेंटम है, which is called linear momentum, जिसको आप linear momentum भी कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम भी इसी से ही बनता है। लीनियर मोमेंटम के लिए मुझे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। कोई चीज आपके सामने मौजूद है, मैं मौजूद हूं, मैं आपके पास सामने मोशन में आ जाता हूं लीनियरली, तो इसका मतलब मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट से आप डिफाइन करेंगे मेरा मोमेंटम, which is called the linear momentum। एंगुलर मोमेंटम यहाँ भी मोमेंटम है, लेकिन यहाँ वर्ड आ रहा है एंगुलर का। जैसे ही ये वर्ड एंगुलर का आ जाए तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे बॉडी का मोशन लीनियर नहीं होगा, यहाँ बॉडी का मोशन एंगुलर यानी सर्कुलर फॉर्म में होगा। यानी बॉडी रोटेट करेगी सर्कुलर फॉर्म में, जैसे डोर रोटेट करता है मोशन में के आ जाने के बाद, और इलेक्ट्रिक फैन का जो मोशन है वो भी आप देखते हैं एंगुलर मोशन है। तो यहाँ जो बॉडी मोशन में आ रही है वो उसका मोशन आप बताएंगे एज अ मोमेंटम। अगर वो मोशन एंगुलर फॉर्म में है तो वो मोमेंटम भी बन जाता है कौन सा, एंगुलर मोमेंटम। समझने का बड़ा आसान तरीका है। इन्हीं दो क्वांटिटीज को आप लेंगे, इसको मास और वेलोसिटी को, क्योंकि मोमेंटम को डिफाइन करने के लिए आपको यही चाहिए मास इनटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम बन जाता है। लेकिन ये मास इनटू वेलोसिटी जो आपके पास सिर्फ मोमेंटम बनता है, वो एंगुलर मोमेंटम कब बन जाता है, वो तब बनेगा, आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको रोटेटरी मोशन में आने के लिए एक फिक्स पार्ट से जो है सपोर्ट चाहिए, तो ये एक पार्टिकल है। लेट्स से अभी मैं आपको डायग्राम नहीं समझा, ये एक पार्टिकल है। इस पार्टिकल को अगर मैंने एंगुलर फॉर्म में रोटेट करना है या किसी डोर को मैंने मोशन में लेकर आना है, तो आपको पता है वो डोर एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट के जरिए अपने रोटेटरी मोशन में आने की सलाहियत पैदा करता है। तो वो जो फिक्स पॉइंट है आप उसको ओरिजिन भी कह सकते हैं, और वो फिक्स पॉइंट आपके पास क्या है, पोजीशन वेक्टर यहाँ पर, और वैसे आप उसको जनरली क्या नाम देते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब ये है कि अगर इस पार्टिकल को मोशन में लेकर आना है यानी मोमेंटम क्रिएट करना है mv, और कौन सा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, तो उसको एक फिक्स पार्ट से सपोर्ट चाहिए, इसको आप एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। और यहाँ पे वो फिक्स पार्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने r से रिप्रेजेंट किया है जो कि एक पोजीशन वेक्टर है। तो अगर मैंने इसके आगे mv और साथ में r लगा दिया तो ये वाला मोमेंटम अब लीनियर की बजाय कौन सा मोमेंटम बन जाता है, एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। ये इसकी सिंपल फॉर्मूला मैं आपको आखिर में यही ड्राइव करके दिखाऊंगा कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr है। तो कॉन्सेप्ट समझिए, mv लीनियर मोमेंटम है, और अगर आपको एंगुलर फॉर्म में किसी चीज को मूव करना है तो जाहिर सी बात है आपको किसी फिक्स पॉइंट से उसकी सपोर्ट चाहिए, व्हिच इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और वेक्टर्स के अंदर आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय पोजीशन वेक्टर। तो जब आप mv को r से मल्टीप्लाई करा देंगे कि जिसके सपोर्टेड में वो ऑब्जेक्ट जो मोमेंटम में आ रहा है वो कौन सा मोमेंटम, एंगुलर फॉर्म में मोशन कवर कर रहा है, तो मोमेंटम भी अब लीनियर मोमेंटम की बजाय बन जाएगा कौन सा, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? तो यही फाइनल में हम ड्राइव करेंगे। तो अब इसकी डायग्राम फिगर समझ लीजिए, जो फिगर में है वही आगे कंटिन्यू होगा। इसकी फिगर बहुत सिमिलर है आपके टॉर्क की फिगर से। क्लियर? ये एक पार्टिकल है जो किसी पॉइंट पर मौजूद है,
और इस पार्टिकल का कोई ना कोई मास है, हमने कह दिया इस पार्टिकल का मास m के बराबर। इस पार्टिकल की पोजीशन को जो ये यहाँ मौजूद है लोकेट करने के लिए मुझे कोई पोजीशन वेक्टर चाहिए। आपको पता है एक ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की लोकेशन बताए और वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट हो, जिसके सहारे पर ये ऑब्जेक्ट के अंदर सलाहियत आए कि वो सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर सके। आप उसको वेक्टर्स में पोजीशन वेक्टर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका एक जनरली आपने रिप्रेजेंट करते हैं उसको विद अ वेक्टर अल्फाबेट ऑफ स्मॉल r और उसके ऊपर आप वेक्टर का एक फॉर्म जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए लगाते हैं, तो ये आपके बन गया पोजीशन वेक्टर। देख हमने इस ऑब्जेक्ट के अंदर मोमेंटम क्रिएट करना है, एंगुलर मोमेंटम। ये r आ गया, इसका मतलब अब ये सलाहियत है इस बॉडी के अंदर कि ये सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर सकता है। तो अब आप स्विच कर सकते हैं अपने मोमेंटम को किस तरफ, एंगुलर मोमेंटम की तरफ। देखिए हमने इस ऑब्जेक्ट को रोटेटरी मोशन में लेकर आना है। मैंने यहाँ इसका एंगल रिप्रेजेंट करा विद थीटा के नाम से। अगर मैं इस लाइन को p के नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं व्हिच इज लीनियर मोमेंटम, ओके। और मैं इसके अगर कंपोनेंट बनाऊं, अगर ये थीटा है तो थीटा के साथ बेस में कंपोनेंट आएगा किसका, p का, मोमेंटम का, p cos थीटा। थीटा के साथ बेस में कंपोनेंट कौन सा, cos का, किसका, p का, p cos थीटा। और उसके सामने ये बेस का कंपोनेंट आ गया, इसके साथ ही परपेंडिकुलर का कंपोनेंट आ गया किसका, p का, इसके बराबर p sin थीटा। कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। क्लियर। तो देखें अब हम जब भी दो वेक्टर्स डिफाइन करते हैं तो फौरन से ये बताते हैं कि इन दोनों वेक्टर में से यहां कौन सा कंपोनेंट एक्टिव है और कौन सा कंपोनेंट डेड कंपोनेंट है। तो आपको पता है अगर p cos थीटा की फॉर्म में मोमेंटम क्रिएट होगा लीनियर, तो ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी सर्कुलर फॉर्म में नहीं आ सकता। ये वाला कंपोनेंट जो है इस ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है उसको पुल करेगा पूरी डायरेक्शन में, यानी r की डायरेक्शन में आगे की तरफ पुल करेगा। तो वो एक कुछ लीनियरली मोशन आ सकता है लेकिन एंगुलर फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट आपके पास हो गया डेड कंपोनेंट। अगर मोमेंटम इस कंपोनेंट के साथ जो है वो इस पार्टिकल में आ जाए तो ये पार्टिकल इस मोमेंटम की वजह से ये पार्टिकल के अंदर जो है वो एंगुलर फॉर्म में मोशन आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर जो कंपोनेंट एक्टिव है वो कौन सा कंपोनेंट है, p sin थीटा। तो हमने यहां बता दिया कि कंपोनेंट जो एक्टिव है वो लीनियर मोमेंटम का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट एक्टिव है, इसका बोले p sin थीटा। तो देखिए मोमेंटम की डेफिनेशन आपने किसकी डेफिनेशन बनानी है, एंगुलर मोमेंटम की, जो के बराबर है हमेशा किसके, एक पोजीशन वेक्टर की हेल्प चाहिए। अगर ये ना हो तो फिर एंगुलर मोमेंटम नहीं आ सकता, मोमेंटम आएगा जिसको आप लीनियर मोमेंटम कहते हैं। अगर आपको लीनियर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम पे जाना है तो ये आना जरूरी है, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि फिक्स पॉइंट से स्टार्ट हो, जिसको आप पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ये हमने r देखा और ये r के साथ आप बताते हैं mv। तो ये mv क्या है, ये mv लीनियर मोमेंटम है और लीनियर मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट एक्टिव है, sin थीटा वाला। इसका मतलब वो कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये बन गया r परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर कंपोनेंट में क्या आता है, sin थीटा। तो ये बन गया r p sin थीटा। आपको पता है कहीं पे भी sin आ जाए तो इसका मतलब इसके बराबर में जो दो फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हैं वो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं और उनके आंसर में जो एक और फिजिकल क्वांटिटी आ रही है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड में जो एंगल आ रहा है वो किसके साथ है, वो sin थीटा के साथ है। तो आपको पता है ऐसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट किसके, वेक्टर्स के आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्रॉस लगा के, ताकि आपको कंफर्म हो जाए ये एक वेक्टर यानी क्रॉस प्रोडक्ट है। तो सब में वेक्टर का साइन आएगा। जब दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो और आंसर में भी वेक्टर क्वांटिटी आ जाए उसको आप वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं और उसके मैग्नीट्यूड में sin थीटा। तो ये इसकी एक वेक्टर फॉर्म बन गई इस फॉर्म में, ये इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म। हमने इस मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म को कंटिन्यू किया जिसमें ये p जो कि लीनियर मोमेंटम है वो उसका फार्मूला होता है p mv। तो इस p का जो फार्मूला है mv के बराबर वो हमने इक्वेशन नंबर 1 में यहां पुट करवा दिया। तो r p mv sin थीटा।
तो ये एक और फॉर्मूला बन गया, ये एक फॉर्मूला और आ गया, और p की जगह आपने mv रख दी, तो ये एक फॉर्मूला और आ गया, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। क्लियर है? जिसमें एक r है, ये पोजीशन वेक्टर है, ये मास है, ये वेलोसिटी। आपको पता है तीनों फिजिकल क्वांटिटी में मास जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती और आप बताते भी नहीं है। तो ये स्केलर है, मैंने इसको अलग कर दिया। इसका मतलब ये दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो ये जो sin थीटा वाला एंगल बन रहा है वो किन, ये थीटा जो एंगल बन रहा है sin के नाम से, वो किन दो वेक्टर के दरमियान बन रहा होगा? एक पोजीशन वेक्टर r और एक v, बीच में लगा है क्रॉस का साइन, क्योंकि क्या है sin थीटा, जो कि आपको पता है कि ये वेक्टर पार्ट है, और आंसर में भी जो आपके पास क्वांटिटी आ रही है एंगुलर मोमेंटम, वो भी कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी। यानी ये क्या बन रहा है? एक और फॉर्मूला आ गया आपका। इसके बाद एक और फॉर्मेट आ गया वेक्टर फॉर्मूले का, एंगुलर मोमेंटम का, वेक्टर की फॉर्म में, और ये भी वेक्टर की फॉर्म में। ये इसमें लीनियर मोमेंटम की फॉर्म में आपने फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया एंगुलर मोमेंटम का, और ये आपने दोबारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एक और इक्वेशन बनाई है इसके साथ पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी और मास के साथ। क्लियर? सर्कुलर मोशन में इसको हमने आगे और सॉल्व किया। हम जिस तरह हमने इक्वेशन नंबर 1 को कंटिन्यू किया, अब हम इक्वेशन नंबर 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर फॉर्म में अगर मूव कर रहा हो तो उसका ये r पोजीशन वेक्टर और ये v, इनके दरमियान का जो एंगल होता है वो sin थीटा, यानी ये थीटा बराबर होता है 90 डिग्री के। किसके दरमियान? पोजीशन वेक्टर r जो कि फिक्स पॉइंट से स्टार्ट होगा, और इस v को आप टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा थीटा के नाम से, वो बनेगा 90 डिग्री। अगर सर्कुलर मोशन में चल रहा है ऑब्जेक्ट, और जरूर चलेगा क्योंकि आप मोमेंटम कौन सा पढ़ रहे हैं? एंगुलर, जिसका ताल्लुक सर्कुलर यानी रोटेटरी मोशन से ही है। तो अगर मैं यहाँ थीटा की जगह 90 ले लूं तो sin 90 1 के बराबर, तो ये पूरा 1 हो गया फैक्टर, तो क्या बन गया? r बच गया, r and v। मैंने इसको पहले m लिख दिया, फिर v लिख दिया, फिर r लिख दिया। एक ही बात है, तीनों को मल्टीप्लाई कराएं आप किसी भी पोजीशन पे रख के, आंसर सेम आएगा। आप चाहे इसी को ऐसे ही रिपीट कर दें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। एंगुलर मोमेंटम का फाइनल फार्मूला जो मैंने आपको बताया था इनिशियली कि फार्मूला बनता कैसे, वो यहाँ ड्राइव करके बता दिया। फार्मूला बराबर है मास इनटू वेलोसिटी इनटू पोजीशन इनटू दी पोजीशन वेक्टर r। अब इसका यूनिट देख लीजिए। मैंने आपको बताया किसी भी फॉर्मूले का या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको यूनिट याद नहीं है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मुझे फॉर्मूला पता है। अभी मैंने ड्राइव किया तो मैंने वही फॉर्मूला लिख दिया mvr। अब मैंने यूनिट ड्राइव करना है एंगुलर मोमेंटम का, जिस इसका यूनिट ड्राइव यूनिट है जो कि ड्राइव हो गया आता है। तो मास का यूनिट kg आ गया, v का यूनिट मीटर पर सेकंड, r इज अ पोजीशन वेक्टर जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहे हैं इन फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो r को आपने मीटर में मेजर किया डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में। ठीक है, यहां पर आपने एडिशनली काम ये किया कि राइट साइड पर मल्टीप्लाई करा रहे हैं आप सेकंड से, मल्टीप्लाई भी करा रहे हैं, खुद से कोई काम कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी कराएंगे और डिवाइड भी बैलेंस करने के लिए आपने, मैंने राइट साइड पे देखिए किलोग्राम ऐसे लिखा, मीटर पर सेकंड भी ऐसे लिखा, सेकंड से मल्टीप्लाई भी करा और डिवाइड भी कराया, और ये मीटर ऐसे ही मैंने कॉपी कर दिया। उसके बाद इस किलोग्राम को, मीटर पर सेकंड को और इस डिवाइड वाले एस को सिर्फ मैंने एक साथ करके यहां लिख दिया, तो वो बन गया किलोग्राम मीटर, और ये सेकंड बन गए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद मैंने ये मीटर और ये सेकंड को एज इट इज कॉपी कर दिया, जिसके बाद ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है, जो कि आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में, न्यूटन के बराबर। तो इस पूरे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह क्या आ गया? न्यूटन। मीटर और सेकंड को फिर मैंने कॉपी कर दिया, और उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में आपने पढ़ा है ये न्यूटन जो कि फोर्स का यूनिट है, और ये मीटर जो कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है FD, ये बन जाता है वर्क डन। तो ये वर्क डन का यूनिट लिखा है, और वर्क डन का यूनिट होता है जूल के बराबर। तो इसका मतलब ये न्यूटन मीटर किसके बराबर है? जूल के बराबर। और फाइनल यूनिट एंगुलर मोमेंटम का जो कि ड्राइव यूनिट आया आपके पास किसके बराबर? जूल सेकंड के बराबर। तो ये आपके पास टॉपिक था एंगुलर मोमेंटम का, जो हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया।